नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सैनी द कैटलिस्ट अकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो मेरा चैप्टर चल रहा था कक्षा 12th का इलेक्ट्रिक चार्ज एवं फील्ड। तो इसमें मेरा क्या क्या हो चुका है, जिसमें हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो कूलम्ब फोर्स होता है वो पढ़ चुके हैं, और जो सुपरपोजिशन सिद्धांत उसे भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है न्यूमेरिकल, जो अपने एनसीईआरटी के बेस पर आधारित रहेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मेरा कि किसी धातु के गोले को एक कूलम्ब आवेश से धनावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। ठीक है, दोबारा देख लो। किसी धातु के गोले को एक कूलम्ब आवेश से धनावेशित करने में उसे कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। पहले देख लो क्या होता है। जैसे किसी धातु का गोला है, ठीक है। धातु का गोला मतलब इसमें कंडक्टर है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। और एक कूलम्ब आवेश से धनावेशित करने में, अब धनावेशित करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे जब ये धनावेशित होगा। अब उससे कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, ये पूछ रहा है कि एक कूलम्ब आवेश को धनावेशित करने में कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। ठीक है, तो इसमें से क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अब हम पढ़ चुके हैं कि जो आवेश का जो क्वांटिकल का सिद्धांत होता है वो क्या पढ़ा था हमने प्रॉपर्टीज़ में, Q बराबर NE। जो भी आवेश का ट्रांसफ़र होता है वो किस रूप में होता है, Q बराबर NE। और N क्या होता है, यहाँ एक इंटीजर होता है, पूर्णांक संख्या। ठीक है, 1 2 3 -1 2 3 इस प्रकार से होती है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज का आवेश वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, अब हमें दिया हुआ क्या है, चार्ज का मान दिया हुआ है। सबसे पहले देखो हमें क्या दिया हुआ है, चार्ज का मान Q बराबर कितना दिया हुआ, 1 कूलम्ब। ठीक है, अब इस 1 कूलम्ब को इसमें रखते हैं, 1 कूलम्ब बराबर NE। ठीक है, अब N निकालना है हमें, N बराबर क्या हो जाएगा, 1/इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मान क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। अब जो कूलम्ब इस पर मात्रक है, कूलम्ब भी इस पर मात्रक है। ठीक है, अब कूलम्ब से कूलम्ब बढ़ जाएगा, एक मात्रकहीन राशि आएगी, जो क्या होगा, इसके ऊपर ले जाएंगे 10⁻19/1.6। अब जो n का मान आएगा 10⁻6, और इसे 2 0 ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ क्या बचती है, 10⁻18 हो जाती है। 1 0 इधर भेज देते हैं, 16। तो इसमें भाग देते हैं तो 16 × 96, 6.40, 2.5 इंटू 10⁻80। इस प्रकार से हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्राप्त होगी। कितनी प्राप्त होगी, n × 6.25 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जब जाके एक कूलम्ब आवेश इसमें से, एक कूलम्ब आवेश इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इतनी राशि, मतलब इलेक्ट्रॉन, इतने सारे इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएंगे जब जाके एक कूलम्ब आवेश इसमें धनावेशित हो जाएगा। तो एक कूलम्ब क्या है, एक बहुत बड़ी राशि है, क्योंकि इसमें से 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं जब जाके एक कूलम्ब आवेश इस पर आएगा। ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है। और दूसरा है कि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में ट्रांसफ़र होते हैं, तो एक कूलम्ब आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। दोबारा देखो, किसी एक पिंड से हमें क्या करना है, दूसरे पिंड में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन। तो फिर बाद में पूछ रहा है कि एक कूलम्ब आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। जैसे कि एक बॉडी है और दूसरी बॉडी ये है। अब ये कह रहा है कि 1 सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र हो। अब किस रूप में हो रहे हैं, वो या तो घर्षण द्वारा हो रहे हैं या कंडक्शन द्वारा हो रहे हैं। ठीक है, अब 10⁻9 इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली, और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब ये 10⁻9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, वो कितने सेकंड में हो रहे हैं, 1 सेकंड में। अब हमें पूछ रहा है तो एक कूलम्ब आवेश के कितना समय लगेगा, इस बॉडी में एक कूलम्ब आवेश को ट्रांसफ़र होने में कितना समय लगेगा।
अब हमें दिया हुआ क्या है कि 10 जो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब तो 1 सेकंड में कितना चार्ज हो जाएगा, इस पर कितना चार्ज ट्रांसफ़र होगा, 10 की पावर 9 इंटू 1.6 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, तो ये अपने चार्ज आ जाएगा। चार्ज कितना आया, 1.6 इंटू 10 की पावर -10 कूलम। इतना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ। हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की संख्या दी हुई थी और हमने क्या कर दिया, चार्ज में बदल दिया। 1.6 गुना 10 की पावर -10 कूलम आवेश इतना 1 सेकंड में होगा। हमें पूछ रहा है कि 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। अब हम जानते हैं कि 1.6 गुना 10 की पावर -10 कूलम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लग रहा है, 1 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड। अब ये पूछ रहा है कि 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। अब 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा, ये बटे में चला जाएगा, 1/1.6 इंटू 10 की पावर -10 कूलम। सॉरी, ये तो समय है, ये कूलम है। उल्टा लिख दिया। तो फिर से देखो एक बार कि जो हमारा 1 सेकंड में कितना कूलम है, 1.6 गुना 10 की पावर -10 कूलम आवेश होता है। अब हम 1.6 गुना 10 की पावर -10 कूलम में कितने सेकंड में हो रहा है, 1 सेकंड में। अब पूछ रहा है कि 1 कूलम आवेश में कितना ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये इस प्रकार 1.6 इंटू 10 की पावर -10 इंटू 1 कूलम। ठीक है, कूलम से कूलम हट गया। इसके बाद क्या निकल के आएगा, 10 की पावर 10 ऊपर चले जाएगा, 1/1.6 और इसमें इसका भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 6.25 इंटू 10 की पावर 10 सेकंड, 10 की पावर 9 आएगा, क्योंकि एक इसको। ठीक है, तो हमारा 1 कूलम आवेश में कितना समय लग जाएगा ट्रांसफ़र होने में, 6.25 गुना 10 की पावर 9 सेकंड। अब 10 की पावर 9 सेकंड, अब सेकंड में गिनेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेकंड 1 सेकंड 2 सेकंड बहुत सारे सेकंड हो जाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, हम एक बड़ी राशि में बदल देते हैं, जिससे हमें जो संख्या है न्यूमेरिकल वैल्यू कम प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि हम इसको अगर घंटे में बदलते हैं, जब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिन में बदलते हैं 24 गुना 60, वो भी कम होगी। अगर इसे वर्ष में बदल देते हैं तो देखो वर्ष में बदलने पर क्या होगा, 6.25 इंटू 10 की पावर 9 है, सेकंड है। अब सेकंड को हम वर्ष में बदल रहे हैं। सबसे पहले तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। और घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। ठीक है, ये सेकंड ऊपर था और सेकंड नीचे हो जाएगा, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, सॉरी ये तो सेकंड, और ये हमने क्या बदल दिया, वर्ष में बदल दिया, ये वर्ष में है। अब इसे काटो, 25 से कट जाएगा, 25 छिके 25 25 625। तो इसका लगभग निकल के आएगा 198 वर्ष। ठीक है, कितना निकल के आएगा, 198 वर्ष। तो इसका मतलब यह है कि हम 1 कूलम आवेश को ट्रांसफ़र करने में कितना समय लगेगा, 198 वर्ष। ये हमारा दूसरा सवाल है। अगला है, अगला क्वेश्चन है कि 1 कप जल में कितने धनायन व ऋणायन होते हैं।
ठीक है, कितने धनायन व ऋणायन होते हैं। अब जो 1 कप होता है हमारा, उसमें लगभग कितना पानी आता है, लगभग 250 ग्राम होता है। ठीक है, अब देखिए जो जल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो क्या बोलते हैं उसे, अणुसूत्र क्या होता है जल का, H2O। ठीक है, क्या होता है, H2O। अब H2O में H2O का जो अनुवार होता है वो क्या होता है, H2O का अनुवार होता है हाइड्रोजन का H2 2 ग्राम प्लस ऑक्सीजन का 16 ग्राम। ठीक है, तो ये कितना आएगा, इसका अनुवार 18 ग्राम। अब हम पढ़ते हैं कि 18 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होती है, 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या आवोगाद्रो की संख्या के बराबर होती है। आवोगाद्रो की संख्या क्या होती है, 6.25 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, H2 अणु की संख्या होती है। एक 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या कितनी होती है, 6 इंटू 10 की पावर 23। अब पूछ रहा है कि जो 250 ग्राम जल है इसमें कितनी हो जाएगी। ये मैंने एवरेज लिख दिया है, 6.23 होता है, लेकिन हमने लगभग ले लिया 6 गुना 10 की पावर 23। अब 250 ग्राम में 250 ग्राम में कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 10 की पावर 23 बटे 18 इंटू 250 ग्राम। ठीक है, इतनी संख्या हो जाएगी। यहाँ पर ग्राम था, यहाँ पर ग्राम था, ग्राम से ग्राम पड़ जाएगा, एक संख्या प्राप्त होगी। अब इसे काटेंगे नहीं, अभी रहने दो। इसके बाद धनायन व ऋणायन की संख्या पूछ रहा है। अब जो H2 अणु होता है हमारा, इसमें 2 तो हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन में होता है जो 1 प्रोटॉन व 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन H2 में 2 इलेक्ट्रॉन व 2 प्रोटॉन होते हैं, और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन व 8 प्रोटॉन होते हैं। तो एवरेज बात करें तो टोटल H2O में 10 तो इलेक्ट्रॉन है व 10 प्रोटॉन है, मतलब जो चार्ज है दोनों पर, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है दोनों बराबर है। ठीक है, अब हम एक की बात कर लेते हैं, किसकी, एक या जो भी धनायन है या ऋणायन है। धनायन की मात्रा भी 10, मतलब धनायन की संख्या कितनी है 10, और ऋणायन की संख्या भी कितनी है 10। अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं किसी एक का तो दूसरे के बराबर रहेगा वो। अब हमें अणुओं की संख्या तो पता है, अणुओं की संख्या को मैंने n से डिनोट कर दी है। कितना आया, 6 गुणा 10 की पावर 23 बटे 18 इंटू 250। ठीक है, अब जो अणु की संख्या है, जो अणु है हमारा, उसमें धनायन की मात्रा कितनी है, धनायन की संख्या को मान लो 10 है। एक की बात कर रहा हूँ, एक की निकाल लेते हैं। धनायन की संख्या n है, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी धनायन की, धनायन की टोटल संख्या हो जाएगी 10 इंटू, इसमें इसका गुना कर दो 23 बटे 18 इंटू 250। अब निकालना हमें धनायन की मात्रा, मतलब कितना चार्ज है टोटल। तो हमने पढ़ा है कि Q बराबर आवेश के जो क्वांटाइजेशन का सिद्धांत क्या कहता है, Q बराबर NE। तो N का मान कितना है, ये वैल्यू है, इसका मान रख दो इधर 10 इंटू 6 गुना 10 की पावर 23 बटे 18 इंटू 250, और 1 इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुना 10 की पावर -19। अब इसकी काटापीटी करो,
तीन 8 24 पावर 4 कूलम। ठीक है, इस तरह से ये मान आ जाएगा इसका, और आगे कैलकुलेट करेंगे तो चलो ये इतना ही आप कर लेना। अगला क्वेश्चन है तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक जो कुचालक मतलब कुचालक जो पदार्थ है उससे एक धातु का गोला लटका हुआ है। ठीक है, इसका नाम ए गोला है, इस पर चार्ज Q1 है और दूसरा गोला है B, इस पर Q2 चार्ज है। और ये दोनों चार्ज जो दोनों गोले हैं एक दूसरे के शेप एंड साइज दोनों की समान है और मटेरियल भी समान है। अब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं दोनों। ठीक है, अब इन दोनों पर आप कितना बल लग रहा है। ठीक है, अब इन ए गोले को सी गोले के संपर्क लाते हैं, वो क्या है सेम है, शेप एंड साइज इसकी भी समान है और मटेरियल भी समान है, सी के संपर्क लाते हैं। और बी गोले को डी गोले के संपर्क में लाते हैं। संपर्क में लाने के बाद अब जो हमारा गोला ए और बी है, दो गोले हैं जो ए और बी हैं, इनको अब 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रख देते हैं। तो हमें जो एफ डैश बल प्राप्त होता है, जो भी बल प्राप्त होगा तो इन दोनों में संबंध क्या होगा, तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले जो गोला है हमारा ए और बी, इस पर चार्ज क्या है Q1 Q2 और इनकी डिस्टेंस 10 सेमी है। अब जो हमने फोर्स कूलम फोर्स पढ़ा था, जो भी गोले होते हैं हमें इनको पॉइंट चार्ज रूप में मानते हैं, तो पॉइंट चार्ज रूप में मानते हैं तो डिस्टेंस इनके केंद्र से मानी जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो फोर्स लिख लेगा हमारा F बराबर के कूलम कांस्टेंट गुना Q1 Q2 अपॉन कितना है डिस्टेंस 10 की पावर, इसे मीटर में बदल दो, 10 गुना 10 की पावर -2 r²। तो ये कितना निकल के आया अपना के Q1 Q2 अपॉन 10 की पावर -2। इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूटन। अब जो हम Q1 और C और B को इस पर कितना था चार्ज Q2, अब इन गोलों के संपर्क में लाते हैं तो ये क्या है कंडक्टर होने के कारण और शेप एंड साइज समान होने के कारण ये दोनों चार्ज समान रूप से इसमें बढ़ जाएगा। तो जब Q1 चार्ज था ये Q1/2 हो जाएगा और इस पर भी क्या हो जाएगा Q1/2, और जो इस पर जो चार्ज था वो भी समान रूप से बढ़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा Q2/2 और Q2/2। अब इन ए और बी जो गोले हैं, ए और पर चार्ज आ गया समान रूप से, इस पर कितना आया Q1/2 और इस पर Q2/2। अब इन दोनों को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया तो इस पर बल क्या आएगा, तो F डैश बराबर के Q1 चार्ज कितना है पहले गोले पर Q1/2 और दूसरे गोले पर Q2/2 अपॉन कितना है दूरी डिस्टेंस r², तो 5 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। तो के Q1 Q2 अपॉन नीचे चले जाएगा 4 इंटू 25 गुना 10 की पावर -4। अब ये कितना आएगा 25 चौक 100 Q1 Q2 अपॉन 100 10 की पावर -2 कूलम। अब हम देखते हैं कि जो F फोर्स और जो F डैश फोर्स दोनों बराबर आ रहे हैं, तो F बराबर F डैश निकल कर जाएगा। ठीक है,
इस प्रकार से हमने क्या किया, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर था, Q1 Q2 चार्ज था। उसके बाद जो किसी बॉडी से कांटेक्ट करने के बाद क्या हुआ, Q1 Q2 और 5 सेंटीमीटर दूरी रखने पर जो भी बल आएगा उन दोनों बराबर रहेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि Q1 तीन आवेश Q1 Q2 और Q3 जो प्रत्येक Q1 और Q2 Q3 जो चार्ज हैं वो तीनों बराबर Q के बराबर हैं। ठीक है, अब जो L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज शीर्ष पर ये तीनों चार्ज स्थित हैं। तो त्रिभुज के केंद्र पर एक आवेश Q परिमाण का स्थित है, तो इस पर कितना बल लग रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए, इस पर पूछ रहा हमें बल इन तीनों के कारण कितना बल लग रहा है, और L समबाहु भुज की भुजाएं होती हैं। अब देखो, इस पर जो लगने वाला बल है ये क्यों है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये सारे ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब किसी एक के कारण लगने वाला बल वो बल होगा, क्या होगा, प्रतिकर्षण बल, क्योंकि दोनों सेम चार्ज हैं सभी। अब मान लो कि जो Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज के कारण इसकी दिशा किधर होगी, नीचे की ओर। ठीक है, क्योंकि जो Q पर जो बल लग रहा है Q के कारण इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल के कारण इसकी दिशा AO, मान लो ABC इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इसकी दिशा क्या होगी, AO दिशा में, इसका नाम दे देते हैं F14। अब दूसरा जो Q2 चार्ज है, Q2 चार्ज के कारण Q का चार्ज के कारण इस पर Q पर जो बल लगेगा वो क्या होगा, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, BO दिशा में, इसका नाम दे देते हैं F2 वेक्टर। तो वेक्टर, और जो Q3 चार्ज है वो किस पर लगेगा, Q के कारण, इस पर भी प्रतिकर्षण बल के कारण इसकी दिशा इधर होगी, F3 चार्ज इसका नाम दे दिया, F3 बल इसका नाम दे दिया। अब देखो, ये हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज में जो A बिंदु से इस पर लंब डालते हैं तो क्या होता है कि जो लंब डाला उसकी लंब बिंदु क्या हो जाएगा, D दे दिया। अब जो AD होता है, AD बराबर क्या हो जाएगा, ये L/2 और ये L, तो इसमें जो ये क्या है, लंब, इसका मान निकालते हैं तो √3/2 L निकल के आता है। ठीक है, अब हमें जो AO बिंदु है, AO क्या होती है, ये समबाहु त्रिभुज की माध्यिका है, और माध्यिका की जो डिवाइड करते हैं 2 अनुपात किसमें, 1:3 में डिवाइड करते हैं। तो AO का मान कितना हो जाएगा, AO का मान हो जाएगा 2/3 AD। ठीक है, तो AD का मान इसमें रखेंगे √3/2 2/3 इंटू AD का मान √3/2 AD L 2 से 2, तो ये कितना आ जाएगा 1/√3 L। ये तो AO का मान आ गया। ठीक है, इसके बाद हम F1 फोर्स लगाते हैं। अब देखो, F1 और F2 और F3 फोर्स तीनों सेम चार्ज हैं और सभी सेम डिस्टेंस पर हुए हैं, तो सभी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, बराबर रहेगा। F1 बराबर F2 बराबर F3 बराबर, मैग्नीट्यूड तो समान रहेगा लेकिन इसकी डायरेक्शन सभी की अलग अलग है। अब हम F1 निकालते हैं, F1 वेक्टर बराबर क्या होगा, F1 वेक्टर बराबर चार्ज कितना है, Q के कारण Q/AO स्क्वायर। AO डिस्टेंस क्या है हमने निकाल चुके हैं 1/√3 L, तो 1/√3 1/3 स्क्वायर हो जाएगा ये, और 3 ऊपर चले जाएगा KQ/L स्क्वायर। और जो F1 वेक्टर की डायरेक्शन कितनी होगी, किधर होगी, ये AO दिशा में होगी, AO दिशा में। अब जो F2 वेक्टर निकल के आएगा वो क्या आएगा, वो भी सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड तो सबको समान रहेगा, ये QQ/L स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन जो F2 वेक्टर की है वो BO दिशा में रहेगी, BO दिशा में। उसके बाद जो F3 वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, KQ/L स्क्वायर। इसकी दिशा क्या रहेगी, F3 वेक्टर की CO दिशा में।
CO दिशा में। अब देखो जो F2 वेक्टर और F3 वेक्टर है इसका हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज, जो समांतर चतुर्भुज के जो वेक्टर में हम पढ़ते हैं उसमें उस नियम का फॉलो कर रहा है। वो किस प्रकार कर रहा है कि जैसे कि ये क्या है F2 वेक्टर और ये F3 वेक्टर। अब इसका जो रिजल्टेंट रहेगा ऊपर की ओर होगा, ठीक है। अब मान लो इसका नाम दे देते हैं F' वेक्टर। अब जो F' वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं हम किस प्रकार निकालते हैं, F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, ठीक है। अब जो इसकी दिशा रहेगी वो किधर रहेगी, OA दिशा में, ऊपर की ओर रहेगी। अब इसका मान लो इसका परिमाण निकालते हैं हम, F' वेक्टर का परिमाण, वो क्या आएगा, F2 वेक्टर का परिमाण और स्क्वायर F3 वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर प्लस 2 F2 F3 cos थीटा। cos थीटा का मान क्या होता है, जो F2 और F3 के मध्य जो कोण होता है उसे बोलते हैं cos थीटा का मान। इसमें क्या निकलेगा, ये होगा लगभग 120 डिग्री का, ये निकल के आता है 120 डिग्री का, तो थीटा का मान 120 डिग्री। अब चूंकि हम पढ़ चुके हैं जो परिमाण होता है सभी का बराबर है, इसे F मान लेते हैं, ठीक है। तो ये F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, cos थीटा का मान क्या है 120 डिग्री। अब जो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, अब cos 120 डिग्री का मान क्या होता है, cos 120 डिग्री का मान होता है cos 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। अब चले गए सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस साइन बदल जाता है साइन 30, तो माइनस साइन 30 क्या हो जाएगा, -1/2। अब इसमें -1/2 का मान रख देते हैं, -1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या अंदर, केवल F स्क्वायर कटेगा, क्योंकि माइनस आगे आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचेगा F स्क्वायर, ठीक है। तो F' वेक्टर निकल के क्या आया, मान F, ठीक है। अब तीनों F' भी बराबर है, F के बराबर है, ये कितना है KQ 3KQQ/L²। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी इसकी OA दिशा में, डायरेक्शन क्या होगी OA दिशा में, 3KQ/L² की डायरेक्शन रहेगी OA दिशा में, क्योंकि हमने इसका जो रिजल्टेंट है ऊपर की ओर जा रहा है, तो AO दिशा में। अब देखिए जो हमारा जो F1 फोर्स है O बिंदु के सापेक्ष और O बिंदु के सापेक्ष जो OA दिशा में जो F' रिजल्टेंट फोर्स निकल रहा है, दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। अब जो F1 फोर्स है ये क्या लग रहा है नीचे, और जो F' फोर्स है वो ऊपर की ओर, ठीक है। अब जो F1 फोर्स है वो भी परिमाण, इनका परिमाण क्या है 3KQ/L² और F' का परिमाण भी क्या निकल गया 3KQ/L²। मैग्नीट्यूड सेम है सबका, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, F' वेक्टर माइनस F वेक्टर। अब दोनों बराबर हैं तो क्या निकल गया 0। तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो Q पर जो रिजल्टेंट फोर्स निकल के आया वो क्या हो जाएगा 0, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ना तो मूव करेगा, ये अपनी जगह स्टैटिक रहेगा। ये हमारा सवाल है। तो अगला सवाल है, एक सवाल और देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा,
दो पॉइंट चार्ज हैं, प्रत्येक गोले का द्रव्यमान 200 ग्राम है और ये उभयनिष्ठ बिंदु से दो कुचालक धागों, मतलब इस तरह से ये छत है और इस पर दो कुचालक धागों से जिसमें प्रत्येक की लंबाई L बराबर 40 सेंटीमीटर है। क्या है? 40 सेंटीमीटर। इसकी भी लंबाई क्या है? 40 सेंटीमीटर। दो चार्ज लटके हुए, दो भी समान रूप से सेम चार्ज न क्यू चार्ज, इस पर भी मान लेते हैं क्यू चार्ज, और ये कुचालक रस्सी है। ठीक है, इस पर दो चार्ज लटके हुए हैं और जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान कितना है? प्रत्येक का द्रव्यमान दिया हुआ है M बराबर 200 ग्राम। ठीक है, अब इसके बाद जो दोनों गोले समान रूप से आवेशित हैं, अब साम्यावस्था में इनके बीच की दूरी क्या है? इनकी बीच की दूरी दी हुई है x बराबर, मान लेते हैं दी हुई है x बराबर 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो प्रत्येक गोले पर आवेश का मान, इन दोनों पर प्रत्येक गोले पर आवेश का मान निकालना है। ये क्या है? साम्यावस्था में अभी। और साम्यावस्था में कोई वस्तु कब रहती है? जब इस पर जो भी टोटल फोर्स है वो कितना हो? 0 के बराबर हो। अगर किसी पर टोटल फोर्स 0 लग रहा है तो क्या होता है? वो साम्यावस्था में कहलाता है। अब हम जानते हैं कि जब द्रव्यमान दे रखा हो किसी वस्तु का, जब किसी वस्तु को द्रव्यमान दे रखा हो तो इस पर क्या लगता है? नीचे की ओर ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। तो इसे अलग से एक डायग्राम बना लेते हैं इसका। सबसे पहले ये रस्सी पर लटके हुए चार्ज, इनका द्रव्यमान भी दिया हुआ है। अब मान लेते हैं इस पर जो द्रव्यमान लग रहा है mg, m दिया हुआ लेकिन हम m मान रहे हैं इसको mg। ये q चार्ज है, इसकी लंबाई l है और दोनों चार्जों के मध्य क्या दूरी क्या है? x दूरी है। ठीक है, इस पर भी mg बल लगेगा। ठीक है, अब दोनों चार्ज सेम है तो क्या लगेगा इन पर? एक प्रतिकर्षण बल लगेगा। मान लें इसके कारण इस पर लग रहा है F बल और इसके कारण इस पर लग रहा है F बल, इधर सेम चार्ज। अब जो रस्सी है, एक तो mg बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और एक टेंशन बल में लगेगा, क्योंकि रस्सी जो द्रव्यमान के कारण और इस प्रतिकर्षण के कारण रस्सी खींचेगी, और खींचेगी तो क्या होगा? इस पर टेंशन बल कार्य करेगा। ये टेंशन। अब हम इनको घटकों में तोड़ते हैं। जो टेंशन को मान लेते हैं, इस पर लंबे डाला तो यहाँ से ही थीटा कोण है, ये थीटा कोण दोनों बराबर रहेंगे। ठीक है, अब इसको कंपोनेंट में तोड़ते हैं। सबसे पहले क्यू चार्ज ले लो। क्यू चार्ज पर ये एक दूसरे के समांतर है तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब जो टेंशन है इसको कंपोनेंट में तोड़ते हैं। ये क्या हो जाएगा? टी साइन थीटा इधर हो जाएगा और इसके ऊपर टी कॉस थीटा। ठीक है, अब एक चार्ज की बात कर लेते हैं, दूसरा तो अपने आप ऑटोमेटिक वही रहता है। सबसे पहले इनको कंपोनेंट को बराबर करते हैं। बराबर क्यों करते हैं? क्योंकि इस पर टोटल चार्ज साम्यावस्था में पर टोटल फोर्स 0 रहेगा। तो सबसे पहले जो टी साइन थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा? टी साइन थीटा एफ के बराबर हो जाएगा, जो प्रतिकर्षण बल लगेगा। और जो टी कॉस थीटा है, और टी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? एम जी के बराबर। अब समीकरण 1/2 करते हैं तो क्या निकल के आता है? तो साइन टी से टी कट जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा बटे एफ बटे एम जी, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो एफ बल है वो कितना होगा? जो फोर्स है लग रहा है दो चार्जों का मध्य, वो कितना होगा? दूरी दे रखी है x, तो कूलम बल से क्या निकल के आएगा? F बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन दोनों के मध्य की दूरी x स्क्वायर। ठीक है, ये तो 3 हो जाएगा और ये 4 दे देगा। अब जो F बल का मान इसमें रख सकते हैं, रखो इसको। टेन थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब जो थीटा है वो बहुत अल्पांश है, लगभग इसके नज़दीक लेते हैं हम इसमें। अब जब
थीटा का मान अल्प लेते हैं जब थीटा का मान अल्प लेते हैं तो टेन थीटा लगभग साइन थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? लगभग साइन थीटा के। टेन थीटा लगभग साइन थीटा के बराबर हो गया। अब साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये यहाँ से आधी दूरी क्या हो जाएगी? x/2। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे घन। लंब कितना है? x/2, तो x/2l। अब साइन थीटा का मान जो टेन थीटा का मान इसमें रख सकते हैं हम। टेन थीटा बराबर k² x/2l। अब इसमें रखो समीकरण 5 में 6 से क्या निकल के आएगा? टेन थीटा बराबर x/2l बराबर k²/mgx²। अब हमें क्या निकालना है? क्यू का मान निकालना है। तो इसका 75 करो इसको, mgx³/12k²। अब q को हम अंडर रूट में बदल देते हैं तो mgx³/2kl अंडर रूट। इस प्रकार से हमें ये चार्ज का मान निकल जाएगा। ठीक है, q बराबर mgx³/2kl। वो हमें ये सभी राशि दी हुई है। m का मान कितना दिया हुआ है? 200 ग्राम। और x का मान कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। g का मान हमें पता ही है। और 2 k का मान 9 × 10⁹ और l का मान भी हमें दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। इन सभी का मान इसमें रखने पर हमें q का मान प्राप्त हो जाएगा। चलो आज इतना ही। थैंक यू। कल आगे पढ़ते हैं हमारा टॉपिक। और हमारे लाइक को चैनल को सब्सक्राइब करें, टाइप करें। थैंक यू।